नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन चैनल पर, जहां कंप्यूटर की पढ़ाई होती है एकदम आसान और सटीक जानकारी के साथ। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, जो कि होने वाला है आपका मेन एग्जाम के लिए। और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, साथ में उनके सॉल्यूशन की। अगर आप डीसीए, पीजीडीसीए, एमएससी या बीसीए कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य रहेगा एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइसेस, जिसके अंतर्गत आपको कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, एमआईसीआर है, ओसीआर, क्यूआर, यानी कि लगभग लगभग सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की जा रही है। तो इनके बारे में समझाना। सबसे पहली बात तो इनपुट डिवाइस होती क्या है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमको इनपुट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इनपुट हम जिन डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं उन्हें हम बोल देते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि सबसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद हम यूज़ करते हैं माउस का। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनपुट के रूप में यूज़ हो जाती है, जैसे बारकोड है, बारकोड रीडर है, स्कैनर है, ओसीआर है, जॉयस्टिक है, टच पैनल है, टच पैड है, एमआईसीआर है, ट्रैक बॉल है। ये सब इनपुट डिवाइसेस है जिसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड है क्या। कीबोर्ड एक प्रकार का टाइपराइटर है। टाइपराइटर के थ्रू जो है नहीं कि अल्फ़ाबेट और नंबर और फंक्शंस कीज हो जाती है, जिसके थ्रू हम टाइप करके क्या दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्लिक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्कैनर में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल कर इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनको आपको विस्तार से समझाना, मैंने एक ओवरव्यू यानी कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। यहाँ पे आप डिटेल नोट्स जरूर पढ़ें। डिटेल नोट्स में आपको क्या मिलेगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे। चलो सबसे पहले तो आपको सरकार स्टडी बेस्ड जो एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम में, SSW एजुकेशन PDF, इसको आपको ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे इस प्रकार की लिस्ट में आप देखोगे तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT की कंप्लीट PDF मिलेगी। अगर आप PGDCA फर्स्ट में हो या DCA फर्स्ट में हो तो आपको कंप्लीट PDF भी देखने को मिल जाएगी। देखिए PGDCA DCA की फर्स्ट की जो कंप्लीट PDF है, इसको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नॉर्मल चार्ज है जो इसमें एक क्वेश्चन बैंक आती है। मतलब आप अगर मार्केट में जाओगे तो एक क्वेश्चन बैंक इतने में आती है, इतने में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो इसको नॉर्मली आपको क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेजेस, MS एक्सेस, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया, या फिर BB.NET जिसका है उसको। तो ये चारों पांचों सब्जेक्ट आपको इतने चार्ज में देखने को मिल जाएंगे। पर यदि आपको एक एक सब्जेक्ट की PDF लेना है तो आप देखिए यहाँ पे क्या करोगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज, सबके लिए सेपरेट लिंक दी हुई है। तो इसको क्लिक करके आप इन PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्लीट वीडियो जरूर देख लें। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन जहां पे आप जो है वीडियो देख पा रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा PGDCA DCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। अब देखिए आपको वेबसाइट भी देखे होंगे, तो आपको जैसे यूट्यूब चैनल में ढूंढते नहीं बनता है तो आप इसकी वेबसाइट में जाओ, कोर्स नोट्स में जाओ, आपका DCA PGDCA जो भी है तो PGDCA में जाओ। और PGDCA में जाने के बाद देखेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT के अंतर्गत जाओ। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इसकी PDF भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगा, तो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट, OCR, जो हमारे हार्ड कॉपी में टेक्स्ट होते हैं उसको सॉफ्ट टेक्स्ट यानी कि रॉ डाटा यानी कि उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्यूआर तो आप जानते होंगे। क्यूआर क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है कोड रीडर हो जाता है, जो कि वेबसाइट है, बैंक है या फिर अन्य जानकारी को स्कैन करता है। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब हो जाता है जो आपकी आवाज़ को पहचानता है। टच स्क्रीन को टच करके आपकी जो इनपुट है उसको प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको आउटपुट डिवाइसेस को समझाइए। तो विभिन्न प्रकार के मॉनिटर्स को समझाना है। मॉनिटर कौन कौन से हो जाते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट डिवाइस होती क्या है, जब यूज़र के द्वारा इनपुट दिया जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट के रूप में मिलता है। तो आउटपुट के रूप में मिलेगा तो कोई ना कोई डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है उन्हें बोल देते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत सबसे प्राइमरी रूप से मॉनिटर आ जाता है, जिसके अलग अलग प्रकार है, जैसे CRT कैथोड रेज ट्यूब है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, LED लाइट एमिटिंग डायोड है, और प्लाज्मा डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा कलर के हिसाब से भी मिल जाते हैं, मोनोक्रोम, सिंगल कलर, ग्रे
ग्रे शेड में ग्रे स्केल, और RGB के साथ में आ जाते हैं कलर्ड मॉनिटर। तो ये हो जाते हैं आपके मॉनिटर के प्रकार। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं इसके, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा BGA मिलेगा। देखिए यहाँ पे SBGA, XGA, उसके SXG है और UXGA। हालांकि ये देखिए BGA तो सबसे लेटेस्ट माना जाएगा, ठीक है, अभी की दृष्टि में, मतलब लेटेस्ट तो नहीं मानेंगे, परंतु हम जो पढ़ते हैं उसमें काफ़ी एडवांस है। पर लेटेस्ट में आप देखोगे, देखिए यहाँ तक देखने मिल जाता 1600 इंटू 1200। अभी वर्तमान में देखोगे तो आपको ये तो नॉर्मल ही है, तो आपको 1920 इंटू 1080 देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे मेरे सिस्टम की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे 1920, मान लो 1920 और 1200 मिल जाता है। तो देखिए काफ़ी एडवांस है, तो OLED डिस्प्ले तक आने लगे हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं स्टैंडर्ड मॉनिटर को जो डिस्प्ले करना है उसकी क्वालिटी को दर्शाते हैं स्टैंडर्ड। जैसे BGA, इसका रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं। रेजोल्यूशन होता क्या है, तो एक एक जगह पर मान लो 1 स्क्वायर इंच है, मतलब एक प्रकार से 1 इंच का कंप्लीट एरिया है, इसमें कितने पिक्सल है। तो ये पिक्सल ज़्यादा है तो इसका क्वालिटी अच्छी होगी, और क्वालिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, रेजोल्यूशन बोल देते हैं। तो पिक्सल एक डॉट हो गया, रेजोल्यूशन कंप्लीट क्वालिटी हो गई। तो क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा स्टैंडर्ड होगा। जैसे SBGA जो है इससे एडवांस है, XGA और एडवांस है। फिर उसके बाद देखिए आपको XGA से भी एडवांस देखने को मिल जाएंगे, तो वो कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप कंप्लीट नोट्स पढ़ोगे। तो यहाँ मैंने आपको तरीके बता दिया। फिर पूछा गया है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या हो जाता है, प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, जिसमें विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका इंक, एक प्रकार से हो जाता है अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट है, ठीक है। उसके बाद लेज़र प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आ जाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस वगैरह में, या फिर रेलवे की टिकट कटती वहाँ पे देखा होगा। लेज़र प्रिंटर तो नॉर्मली आप ऑफिस में घरों में देख सकते हैं। प्लॉटर रेडियम वाले जो करते हैं, जैसे ग्राफिक्स है, चार्ट है, डिज़ाइन, इनका उपयोग जो करते हैं वो हो जाते हैं प्लॉटर। 3D प्रिंटर भी आजकल मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट को परत दर परत छापा जाता है, इन्हें प्रिंट किया जाता है। फिर हो जाता है आपका आउटपुट डिवाइस में साउंड सिस्टम। तो साउंड सिस्टम वॉइस के रूप में आउटपुट प्रदान करता है, हेडफोन्स वगैरह, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। उसके बाद आपको मिलेगी थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में आपको मिल जाता है क्या, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत देखोगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको, सॉफ्टवेयर के प्रकार को समझाइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाना है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो हो जाता है विभिन्न प्रकार के निर्देशों का एक कंप्लीट क्रम हो जाता है, जिससे प्रोग्राम बनता है, और एक प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोग्राम के कलेक्शन को हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। जैसे हमारे पास में हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर को ऑपरेट तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ हो गया यूज़र, यूज़र बोले तो हम, अब यूज़र डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को नहीं देगा, वो कैसे देगा, सॉफ्टवेयर को। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को या जो हार्डवेयर है उसको ऑपरेट करने योग्य बनाए, उसे बोल देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी आता है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, जिसमें आपको वेब ब्राउज़र है, कंप्यूटर गेम्स वगैरह मिल जाते हैं, स्प्रेडशीट मिल जाती है, उसके बाद मिल जाते हैं वेब जो वर्ड प्रोसेसर्स हो जाते हैं, डेटाबेस हो जाती है, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। एक और कैटेगरी मिल जाती है जो मिलती तो नहीं है, पर हम समझ सकते हैं कि एक कैटेगरी होती है यूटिलिटी, जो कि सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जैसे एंटीवायरस है, मेंटेनेंस के लिए सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो ये जब सब जो है क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पर मुख्य कैटेगरी आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही मिल जाते हैं। जो बेसिक है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो आपको ज़रूरत के हिसाब से रहता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ मिल जाता है, लाइनेक्स मिल जाता है, मैक ओएस है, साथ ही आपको विंडोज़ की सिक्योरिटी है, एंड्रॉयड मिल जाता है, अलग अलग प्रकार के जो सपोर्टिंग टूल है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो जिसमें आपको MS वर्ड मिल जाता है, एक्सेल मिल जाता है, पावर पॉइंट मिल जाता है, उसके बाद आपका MS एक्सेस मिल जाता है, जीमेल है, अलग अलग प्रकार की जो एप्लीकेशन है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मीडिएटर के रूप में काम करता है, किसके लिए, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में, और ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है यूज़र के बीच में मतलब एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है, जो कंप्यूटर के सारे सिस्टम है उसको संचालित करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि सारी प्रोसेस को मेंटेन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको विंडोज़ है, लाइनेक्स है, मैक ओएस है, डिवाइस ड्राइवर है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जैसे कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सेपरेट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है जिसमें आपको डॉस और विंडोज़ के बारे में बात की जा रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है, जिसमें मुख्य रूप से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराना था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, और विंडोज़ जो कि अभी वर्तमान में चलता है, जिसमें हम GUI देखते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि कीबोर्ड के साथ साथ माउस का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाता है, ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। तो हार्डवेयर में आप देखोगे तो हार्डवेयर तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो बीच में ज़रूरत पड़ती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाद में एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं हम, और लास्ट में होता है यूज़र। तो इस प्रकार से कड़ी जोड़ने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आप देखोगे डॉस आपको कैसा दिखता है। डॉस आपको CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और विंडोज़ आपको कैसा दिखता है? GUI, यानी कि हम माउस के क्लिक करके या ग्राफिक्स के साथ में काम कर सकते हैं। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन आए हैं, जैसे 1.0 आया 1985 में, फिर धीरे धीरे करके आगे अपग्रेड होते गए। 1995 में 95 आया, 2015 में आपको देखने मिलेगा कौन सा? विंडोज़ 10, और 2021 में आपको देखने मिला विंडोज़ 11। अब इसके आगे की कहानी तो नहीं आई है, अभी आएगी तब हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को क्या मिलेगा। डॉस क्या है? डॉस एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कमांड्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन देना होता है। डॉस के अंतर्गत अगर देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको PC डॉस है, PC डॉस, MS डॉस, दो मिल जाते हैं, ठीक है। डॉस के फीचर्स है, कमांड लाइन इंटरफेस मिल जाता है, बेसिक फाइल सिस्टम है, सीमित मल्टीटास्किंग है, इसके उपयोग साधारण कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है, पुराने हार्डवेयर के लिए। और अगर डॉस की कुछ लिमिटेशन देखने को मिली तो इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उपयोग नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग ज़्यादा नहीं है, और सीमित हार्डवेयर सपोर्ट है। पर विंडोज़ की अगर बात करें तो ये डॉस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको GUI सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अलग अलग वर्जन है, जैसे विंडोज़ 1.0 से लेकर विंडोज़ 11 तक यहाँ पर कहानी देखने को मिल जाती है। इसके फीचर्स आपको समझाना, जैसे GUI है, मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, नेटवर्किंग की फैसिलिटी है, सिक्योरिटी फीचर्स है। विंडोज़ के उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के लिए कर सकते हैं, कॉरपोरेट के लिए कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, यानी कमियां हैं। सिस्टम संसाधनों की खपत यहाँ देखने को मिल जाती, कभी कभी एरर आ जाती है, फ्रीजिंग हो जाती है, सिक्योरिटी के खतरे देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली आपको डॉस और विंडोज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे समझाना है विथ डायग्राम के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जो है पूछा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें आपको मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज पूछा गया है। तो प्रोग्रामिंग होती क्या है? जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे हम बोल देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अलग अलग लेवल में होती है। जैसे मशीन लैंग्वेज 01 में जो लिखी जाती है मशीन लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर समझ जाता है। असेंबली लैंग्वेज जो हम थोड़ा शॉर्ट कर ली पर कंप्यूटर नहीं समझता, असेंबली लैंग्वेज कहलाती, इससे थोड़ी सरल है। पर इससे भी ज़्यादा सरल क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें कोड तो लिखेंगे पर कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो इसके लिए और असेंबली लैंग्वेज के लिए, दोनों के लिए क्या लगेगा? ट्रांसलेटर। तो यहाँ ट्रांसलेटर लगेगा असेंबलर, और यहाँ लगेगा आपका इंटरप्रेटर। तो दोनों यहाँ पे ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं, पर मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे मशीन मतलब यहाँ पे अगर बात करें थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज इस प्रकार की थी, और आपकी जो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज इस प्रकार की है। मशीन लैंग्वेज हमने देख ली बाइनरी कोड में, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं 0 और 1 में, मशीन लैंग्वेज कहलाती है। इसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें लिखना काफ़ी कठिन होता है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सरल हो गया, जिसमें आपको मुख्य रूप से शॉर्ट कोड लिखे जाने लगे, न्यूमेरिक कोड। ये थोड़ा सा मतलब जो है सरल हो गई, परंतु यहाँ लाने के लिए उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ गई। फिर हो गई हाई लेवल लैंग्वेज, जो काफ़ी सरल हो गई, पर इसके लिए भी ट्रांसलेटर लगे। एक तो हो गया आपका कंपाइलर, कंपाइलर का यूज़ होने लगा, और एक हो गया आपका इंटरप्रेटर, दोनों का यूज़ यहाँ पे होने लगा। इसकी विभिन्न लैंग्वेजेस है, जैसे C है, C++ है, जावा है, पाइथन है। इसमें भी दो कैटेगरी आई, एक तो थर्ड GL आ गई, यानी कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, एक आ गई फोर्थ GL, यानी कि फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। दो लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिली। तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज क्या थी? जिसमें GUI का यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे, जैसे VB.NET। तो इसमें आपको देखने को मिला GUI रिप्रेजेंटेशन। परंतु थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में आपको मिला CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जैसे डॉस का रहता है।
यहाँ देखिए फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैटलैब है, एसएएस है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल जो है सांख्यिकी विश्लेषण के लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर की विभिन्न श्रेणी जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, एमएस वर्ड से रिलेटेड, स्प्रेडशीट बोले तो एक्सेल से रिलेटेड, डेटाबेस बोले तो एमएस एक्सेस से रिलेटेड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग फोटोशॉप और डीटीपी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है, ग्राफिक्स से रिलेटेड फोटोशॉप है, कोरल ड्रा, मल्टीमीडिया से रिलेटेड अगर देखें तो आपको फ्लैश प्लेयर है, एडोब प्रीमियर है, ये सारे मिल जाते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन में आपको गूगल मीट है, जूम मीटिंग मिल जाती है, ईआरपी सिस्टम में आपको टैली वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में आपको विस्तार से समझाना है, एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस राइटर है, इसमें आपको टेक्स्ट लिखना, लेआउट तैयार करना, स्पेलिंग चेक, टेबल है, पिक्चर्स है और विभिन्न फॉन्ट्स का उपयोग हम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट की अगर बात करें जिसमें रो और कॉलम यानी सीट के लेवल में काम होता है, जिसमें हम डेटा को तैयार कर सकते हैं, पिवोट टेबल का उपयोग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सब ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल सीट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क है, डाटा एंट्री के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब बात की जा रही है डेटाबेस की, तो जिसमें डेटा को सिस्टमैटिक मैनेज किया जाता है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेस है, ओरेकल डेटाबेस है, माई एसक्यूएल है, तो ये सब जो है आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर डीटीपी सॉफ्टवेयर जिसमें हम जो विभिन्न प्रिंट से रिलेटेड सारे काम करते हैं वो डीटीपी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एडोब इंडिज़ाइन है, कोरल ड्रा है, पेज मेकर है, क्वार्क एक्सप्रेस है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर डीटीपी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर बात की जा रही है किसकी, ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एडिट करना किसको, पिक्चर्स को, उसको बनाना और उसमें ग्राफिकल कंटेंट जोड़ना। तो ये सब काम होता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का, जिसके अंतर्गत एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, गिम्प है, ये सारे आ जाते हैं। फिर बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। तो मल्टीमीडिया जिसमें साउंड, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापार के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ग्राहक सीआरएम हो जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एचआर हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है, एसएप बिजनेस वन, जो सीआरएम हो जाता है, ये सब जो हो जाते हैं आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर। फिर हो जाता है आपका ईआरपी सिस्टम जिसमें एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं एसएएफ, सैप ईआरपी हो जाता है, ओरेकल ईआरपी है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365 है, ये देखने को मिल जाता है। अब इनका काम क्या होता है, वित्तीय यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, इन सब का यहाँ पे उपयोग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है थर्ड यूनिट में, कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत आस्की, ISCII यूनिकोड, इन सब के बारे में पूछा गया है। तो आस्की क्या हो जाता है, ये विभिन्न प्रकार के कोड हो जाते हैं। अब कंप्यूटर में हम जब डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार से कोडिंग सिस्टम बने हुए हैं। जैसे कंप्यूटर तो समझेगा 0 और 1, परंतु हम समझते हैं ह्यूमन रीडेबल, तो बीच में समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के कोडिंग सिस्टम हो जाते हैं। जैसे आस्की हो जाता है, इसकी हो जाता है, इसके बाद आप देखोगे यूनिकोड हो जाता है। तो इसमें पहला हो जाता है आस्की, बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसके अंतर्गत हर कीबोर्ड में जो की है, मान लो ए है, तो ए को समझाने के लिए कुछ कोड दिए गए हैं, जैसे 65, और 65 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाता है आपका 8 बिट का कोड, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 7 तक हो जाता है। तो यहाँ 7 बिट का हो जाता है। फिर उसके बाद मतलब 0 से 6 तक, और 0 से 7 तक हो गया तो 8 बिट का हो जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार की चीज़ें यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ए को 65 से डिनोट किया जाएगा और जो स्मॉल ए है उसको डिनोट किया जाएगा 97 से। तो इस प्रकार के कोडिंग सिस्टम को बोल देते हैं आस्की कोड। हर एक सिंबल के लिए कोड दिया गया है यहाँ पे, जिसका उपयोग में मतलब जो है कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में हम ए टाइप करते हैं पर हम 65 टाइप करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ए टाइप किया जाता है। तो यहाँ देखिए 7 बिट कोडिंग सिस्टम है, 1960 में इसको डेवलप किया गया था। इंग्लिश भाषा के अल्फ़ाबेट अंकों को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। 128 बिट हो जाती है, यानी 0 से लेकर 1
27 तक यानी कि 127 तक यहाँ पे कैरेक्टर हो जाते हैं, 33 कंट्रोल कैरेक्टर हो जाते हैं, 95 प्रिंटेबल कैरेक्टर हो जाते हैं, 0 से लेकर 9 और अन्य जो सिम्बॉल्स हो जाते हैं। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे केवल इंग्लिश और लैटिन अक्षरों को ही कंप्लीट यहाँ पर समझता है ये, पर इसकी यानी कि इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये जो है भारतीय भाषा प्रणाली के लिए बनाया गया 1988 में, ठीक है। परंतु ये लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए अधिक कैरेक्टर यहाँ पर शामिल है। यहाँ देखिए 8 बिट कोडिंग सिस्टम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेटर्स और सिम्बॉल्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी, बांग्ला और अन्य जो अलग अलग लैंग्वेज है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने मिलेगा यूनिकोड। यूनिकोड बोले तो यूनिवर्सल, ASCII और इसकी की तुलना में काफ़ी व्यापक है। तो यहाँ पे यूनिकोड 21 बिट कोडिंग सिस्टम है, जिसके अंतर्गत आपको 11100 से अधिक विभिन्न वर्ण यानी कैरेक्टर और सिम्बॉल्स का प्रयोग किया जाता है। अब यूनिवर्सल रूप से इसका उपयोग किया जाता है कहीं भी, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइसेस में, इसलिए इसको जो है ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है आज की डेट में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तीनों हमने देख लिए, तीनों के बारे में आपको समझाना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपको देखने मिलेगा संख्या प्रणाली यानी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो अगर बात करें हम किसकी, बाइनरी की, तो कंप्यूटर इसको समझता है, परंतु हमारी सरलता के लिए हमने अलग अलग नंबर्स का उपयोग किया। जैसे कि हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर ज़्यादातर, 0 से लेकर 9 यानी कि 10 बेस जिसका रहता है, 0 से लेकर 7 बोले तो 8 बेस रहता है, 0 से लेकर 9 और A से लेकर F ये 16 बेस हो जाता है। तो 16 जिसका बेस है वो हेक्साडेसिमल, 8 जिसका बेस है वो ऑक्टल, 2 जिसका बेस है वो क्या हो जाएगा आपका बाइनरी, और 10 जिसका बेस है वो हो जाएगा डेसिमल। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाते हैं। अब इनके कन्वर्जन के लिए आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने बना कर रखा हूँ, उसमें आप जाकर देख लेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से आप देखोगे तो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, इस प्रकार से आपस में कन्वर्जन यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा, हालांकि मैंने उसको अलग से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी। तो आपस में बदलना भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे सेकेंड और थर्ड यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी इससे। और डिटेल नोट्स और डिटेल वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। आई होप आपको ये काम का लगा होगा। अगर काम का लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस और जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए काम की रहेगी और छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।